Everyone, this is Arzu Chauhan. I welcome you on our YouTube channel V2E Tutorials. In this video, I'm going to discuss about Directive Principles of State Policy, जिसको DPSP के नाम से भी जाना जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इसे डिटेल में। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो DPSP है वो क्या होती है। DPSP का मीन्स होता है कि जो भी गाइडलाइंस या फिर जो भी डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती हैं। तो इन सभी गाइडलाइंस को, इन सभी डायरेक्शंस को किसके अंडर लिया जाता है? DPSP के अंडर लिया जाता है। DPSP जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में डिस्कस किया गया है। इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स को कवर किया जाता है। आर्टिकल नंबर 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 16 आर्टिकल्स को DPSP डील करता है। देन और ये क्या क्यों किया जाता है? डायरेक्शंस गिवन टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को दिया जाता है। किसके लिए? फॉर जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री, कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी में पीस एंड इकोनॉमी में जो स्टेबलाइजेशन लाने के लिए क्या है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को क्या है दिया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड कीप इन द माइंड while framing laws even though they are non-justiciable। ये वर्ड जो नॉन जस्टिसेबल वर्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका क्या मीन हुआ कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, चलिए फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पार्ट 3 में दिया गया है। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायोलेट करता है, उनका हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसको कोर्ट में जाके स्यू करें उसके अगेंस्ट। ठीक है, कोर्ट में हम मुकदमा लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। बट अगर कोई DPSP, ठीक है, इसमें अगर हमें कोई अधिकार दिया गया है, कोई राइट दिया गया है और कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है या स्टेट इसका उल्लंघन करती है, तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर स्यू नहीं कर सकते हैं, कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल बाय नेचर। तो क्या हुआ कि हम DPSP को कोर्ट में जाकर क्या नहीं कर सकते, इसके खिलाफ हम कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। DPSP आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज डील करती है DPSP से? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, एनवायरमेंटल, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, पीस एंड सिक्योरिटी। ये सभी बातें डील करते हैं किससे? DPSP से। चलिए अब क्या है हमारा जो DPSP है, DPSP को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सोशलिस्ट, देन गांधीयन और नंबर 3 है लिबरल। हमारे DPSP को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं DPSP में। सबसे पहला आ जाता है एडिक्वेट मीन्स फॉर लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, एडिक्वेट मीन्स दिए जाने चाहिए अर्निंग करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए। किसी के भी साथ किसी भी ग्राउंड पर, चाहे वो उनकी कल्चर हो, रिलीजन हो, एज हो, कास्ट हो, सेक्स हो, किसी के भी बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, जितने भी साधन हैं, उन सबका क्या है, समान डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण किया जाएगा। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, किसी भी क्लास के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो भी वेल्थ है, जितनी भी संपत्ति है, उसके कंसंट्रेशन पर, ठीक है, उसका अधिकार जो है कुछ लोगों के हाथ में ना हो करके सभी के हाथ में समान होगा। इसकी बात कही गई थी सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अगर कोई भी आदमी और औरत
इक्वल काम करता है तो उसको इक्वल पे देनी चाहिए। ये नहीं कि आदमी को ज़्यादा पे दी गई है और औरत को कम दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेम काम करता है तो चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उन सबको क्या है, इक्वल पेमेंट की जानी चाहिए, इक्वल सैलरी दी जानी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एड्स, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट अब्यूज़, कि जो भी वर्कर्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उनके खिलाफ जो भी अब्यूज़ किया जाता है उन सबको रोकना चाहिए। देन चिल्ड्रंस टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जितने भी बच्चे हैं उनको क्या, उनको जो एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनके साथ जो भी गलत किया जाता है उन सबको रोकने के खिलाफ जो भी कानून है वो सब किसमें, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिबरल की, कि लिबरल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। इसे हम उदारवादी प्रिंसिपल्स भी कहते हैं हिंदी में। देन सबसे पहले आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स रेजाइडिंग थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया में चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे किसी के पास कितनी भी पावर हो, वो सब और जो नॉर्मल जनता है सबको क्या है, कोर्ट की नज़र में वो एक समान है, ठीक है। किसी को भी कोर्ट की नज़र में बड़ा या छोटा नहीं बनाया जाता, कोर्ट की नज़र में सभी समान हैं। तो यही कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सभी सिटीजन, जितने भी इंडिया के नागरिक हैं, सभी कोर्ट के सामने एक समान होंगे। आर्टिकल 44 इस बात को डील करता है। द गवर्नमेंट विल ट्राई टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल। आर्टिकल 47 ये कहते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको ऊपर बढ़ाया जाएगा, और क्या उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी और उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ये आर्टिकल 47 डील करता है। देन द गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ये कहता है कि जितने भी हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है, कृषि है और जो भी पशुपालन है वो सब साइंटिफिक एंड मॉडर्न तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पुरानी विचारधारा को अपनाएंगे तो जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बट प्रोडक्शन कम होते हैं। अगर इसके अगेंस्ट अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और मेहनत कम लगती है। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स एंड कल्चरल इंटरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 ये कहते हैं कि हमारे देश की जितनी भी इमारतें हैं, ठीक है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कल्चरल इंटरेस्ट है, हमारे जो देश की संस्कृति है और जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जीव जंतु है, जंगली जानवर हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करके रखना, इस सब की बात किसमें, आर्टिकल 49 में की गई थी। उसके बाद है द गवर्नमेंट विल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल नंबर 50 ये बात करते हैं कि सेपरेट जुडिशरी जो है वो होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव्स के लिए। देन टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6। आर्टिकल 45 ये डील करते हैं कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और उसके साथ साथ क्या, उनकी हेल्थ का, उनकी केयर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी थर्ड अप्रोच की, जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो गांधी जी की विचारधारा के ऊपर बेस हैं। अब गांधी जी की विचारधारा क्या थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, ठीक है, जो भी शेड्यूल ट्राइब हैं और जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको उनकी भलाई के लिए काम किया जाए, जो उनको भी क्या मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो गांधी जी का जो मेन फोकस था वो इसी पर था। तो क्या कहते हैं ये, टू ऑर्गेनाइज विलेज panchayats and endow them with such power and authority to enable them to functions as a unit self government। आर्टिकल नंबर 40 इसमें वही बात कही गई है कि जो भी पंचायत राज है, गांव में जो भी पंचायत हैं उनको पावर दे देनी चाहिए कि वो अपने जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, अपनी गवर्नमेंट है वो खुद ही बनाएं, ठीक है। उनको इतना अधिकार देना चाहिए कि वो अपने गांव में क्या है, अपना पंचायत राज स्टैब्लिश करें और अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाए, सेल्फ गवर्नड हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू प्रमोट कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, कि जितने भी कॉटेज हैं, स्मॉल जो छोटे
लघु और कुटीर जो उद्योग होते हैं क्या है, उनको ऊपर लाया जाए, ठीक है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। जितने भी हमारी सरकारी समितियां हैं, जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे जो काम कर रहे हैं, उनको क्या है आगे लाना चाहिए, उनको प्रमोट करने का काम किया जाना चाहिए। उसके बाद है टू प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, कि जो भी वीकर सेक्शन है लाइक एसटी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको क्या एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनको स्पेशल केयर दी जानी चाहिए ताकि वो भी क्या है आगे बढ़ सके। to bring about prohibition of the consumption of expect for medical purposes for toxicating drinks and injurious to health, कि जो भी नशा है, ठीक है, जो भी नशा है या फिर कोई भी ऐसा ड्रग है जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका यूज़ खुलेआम नहीं किया जाना चाहिए, उसका जो यूज़ है वो मेडिकल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। देन टू प्रोटेक्ट द स्लाउटर ऑफ काज एंड क्लॉव्स एंड ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ, क्या है कि जो भी जैसे कि गौ हत्या की जाती है, गाय के और गाय के बछड़ों की हत्या की जाती है, उन सब की रोकथाम की जानी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। और जो भी ड्रग्स हमारे शरीर के लिए हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, उन सब पर रोक लगानी चाहिए। इसकी बात कही गई थी गांधीयन प्रिंसिपल्स में। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अलावा क्या कुछ हमारे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स भी थे जो कि आर्टिकल नंबर 51 डील करता है। उसमें क्या बात कही गई है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हमारे देश में इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा है वो बनाई रहनी चाहिए। अगर हम दूसरे देशों के साथ युद्ध करेंगे तो इसका हमारे इकॉनमी पे बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो युद्ध में खर्च हो जाएंगे और हमारी इकॉनमी क्या है डाउन हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या है, हमें जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, दूसरे देशों के साथ अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी चाहिए। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस अमंग नेशन, वही बात है कि हमें हमारे जो बाकी नेशंस हैं उनके साथ क्या है अच्छे, जस्ट एंड ऑनरेबल, अच्छे और क्या है समझौतेपूर्ण जो भी हमारे रिलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश करने चाहिए। टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज ऑब्लिगेशंस, और इसके साथ साथ क्या है, हमें जितने भी हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं, कानून हैं, ठीक है, और जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जो भी समझौते हुए हैं, उन सबको क्या है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन टू एनफोर्स सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन, अगर कोई भी वाद विवाद हो जाते हैं दूसरे देशों के साथ या कोई भी समझौता है तो हमें क्या है उस पर क्या है कि हमें मिलजुल कर बैठ करके आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमें उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ये भी बात कही गई थी किसमें, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स में। आइए हम बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है डीपीएसपी की, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कॉन्साइज है, विवेकपूर्ण है। ये हमें क्या एक विवेक हमें क्या है एक विवेक प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी चीज़ को क्या है सही दिशा में, ठीक है, सही नज़रिए से देखें। उसके बाद क्या है मिनिमाइजिंग कॉम्पिटिटिव इकॉनमी, हमारी इकॉनमी को क्या है कि ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी गलत होता है, तो क्या कंपटीशन को थोड़ा कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का जो वेलफेयर है उनको प्रमोट किया जाए, लोगों के हितों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। नॉन वायलेंस, अहिंसा का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। एंड सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस, जो भी हमारे सामाजिक और जो हमारी आर्थिक जो है वो क्रांति वो लानी चाहिए, किसके थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। देन सप्लीमेंट्स टू फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे डीपीएसपी हैं वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो हित हैं हमारे उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज, की जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए और निरंतर गतिशीलता लाने के लिए भी क्या डीपीएसपी इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल इन इग्नोरेंस ऑफ द कंट्री, क्या है फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कि हमारी जो कंट्री की गवर्नेंस है, हमारी कंट्री को जो चलाने का काम कर रहे हैं उनके लिए क्या आधार का काम करती है, आधारभूत जो सिद्धांत है उसका काम करते हैं डीपीएसपी। इन शॉर्ट
दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव गाइडलाइंस। ये क्या होती है? डायरेक्टिव गाइडलाइंस होती है फॉर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है इनमें। इट लेज डाउन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फ्रीडम इन द डेमोक्रेसी। हमारे देश में क्या है? जितने भी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए काम करते हैं डीपीएसपी। देन दीज प्रिंसिपल्स एक्ट्स एज एंड प्रोवाइड द मेजरमेंट टू मेजर एंड अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? अचीवमेंट्स, की गवर्नमेंट ने कितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट क्या है, पार्टी में आने से पहले क्या करती है? कुछ मैनिफेस्टो तैयार करती है कि हम अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये काम करेंगे। तो क्या डीपीएसपी ये जानने में हेल्पफुल करता है, ये जानने में मदद करता है, मेजर करने में हेल्प करता है कि कितना गवर्नमेंट ने अपने जो गोल्स थे उनको अचीव किया है और कितना को नहीं किया है। इट इज़ इन्फोर्स देयर ट्रू स्पिरिट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इनका जो मेन मकसद क्या होता है? वो यही होता है कि जितने भी हमारे स्टेट हैं, ठीक है, उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। इट हैज़ सम सिग्निफिकेंट फॉर स्टेट एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर इंडिविजुअल्स। क्या इंडिविजुअल्स के लिए क्या एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। दे इंजॉय द सेंशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। क्या है? ये पब्लिक ओपिनियन, जब पब्लिक ओपिनियन जब सेंशन होती है तो ये इस चीज़ को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी की डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और डीपीएसपी में को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या क्या करती है। चलिए देखते हैं। सिंस 1950 गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट मेड लॉज एंड इम्प्लीमेंट सेवरल प्रोग्राम। 1950, ठीक है, उसके बाद क्या? सेंटर एंड स्टेट ने बहुत सारे लॉज बनाए, उनको इम्प्लीमेंट भी किया। देखते हैं वो क्या क्या बनाए थे। सबसे पहले है प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है लैंड रिफॉर्म लॉज बाय स्टेट्स, इस चीज़ को भी क्या बनाया गया? एक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए एक्ट बनाया गया। लेबर, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया इसमें। देन लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स, जितने भी वुमेन वर्कर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या लॉज बनाए गए। देन फ्री लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल सर्विसेज दी गई। लोक अदालत एंड सिविल कोर्ट, जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कोई कोर्ट केस होता है वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है कि उनको फ्री के जो फ्री लॉयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं, गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उनका केस लड़ सके। उसके बाद है लॉ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ बनाए गए हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको तो रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार देने के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेप्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर्स एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर कृषि है और जो भी पशुपालन है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड टेक्निक का यूज़ किया जाता है, नए नए उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। पंचायत सिस्टम वो भी इस्टेब्लिश किया गया। देन रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के लिए क्या है? उनको क्या है? कोटाज निर्धारित किए गए। जो भी हमारे SC ST ट्राइब्स के लोग होते हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, उनको क्या है? हर एक गवर्नमेंट जॉब हो गया या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गया, उनमें सब में कोटा दिया जाता है उनको ऊपर लाने के लिए। स्टेप्स टू एंशिएंट हेरिटेज, जितने भी हमारे एंशिएंट हेरिटेज हैं, हमारे जितने भी इमारतें हैं देश की, लाल किला हो गया, जितने भी कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, इन सब की क्या रक्षा करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं कि ताकि लोग इनको नुकसान ना पहुंचाएं। PHCs एंड अदर हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए गए। लॉ फॉर प्रोहिबिट स्लाउटर्स, जितनी भी हत्याएं की जाती हैं जानवरों की, गौ हत्या की जाती है, ठीक है, इन सबको रोकने के लिए काम किया गया। ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता, और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको क्या है? ओल्ड एज पेंशन देने की स्कीम चलाई गई। अब हम एंड में क्या देखते हैं कंक्लूजन में कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज सेवरल फीचर्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे विशेषताएं हैं, और ये क्या है? एक लेंथीएस्ट, एक बहुत ही लंबा, जैसे कहते हैं ना, पूरे संसार में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये क्या है? कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेट डाउन बाय लॉ, बट
principles laid down there is an consideration fundamental in the governance of the country। बट क्या ये हमारे देश की जो गवर्नेंस है, हमारे देश की जो राजनीति है, ठीक है, उसको क्या चलाने के लिए आधार जो है, बेस वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डीपीएसपी है ये क्या है, हमने आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहाँ से क्या है, वहाँ से लिया है हमने। उसके बाद क्या जाता है, इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज पॉलिटिकल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या इसमें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। डिस्पाइट बीइंग एज नॉन जस्टिसिएबल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए चेक ऑन द स्टेट, theorized as a yardsticks in the hand of the electorate, and opposition measures the performance of the government at the time of election। वैसे तो हम इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, बट क्या होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या है कि हर एक पार्टी को अपने कुछ मैनिफेस्टो जो है वो तय करने पड़ते हैं, और इन्हीं डीपीएसपी को ध्यान में रख करके उन्हें करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या है कि ये गलत हो जाएगा। तो डीपीएसपी इनडायरेक्टली ही क्या करते हैं, लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करते हैं। सो डीपीएसपी गिव अ कंक्रीट शेप ऑफ वेलफेयर कॉन्सेप्ट। तो क्या है, बेशक हम इसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बट क्या है ये इनडायरेक्टली हितों की रक्षा करने का काम करती है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।